प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर उनके लिए एक्शन का असर होने लगा है और ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान से युद्ध में फैसले की कोई जल्दी भी नहीं है, लेकिन ईरान दावा यह कर रहा है कि युद्ध में हुए सारे नुकसान की भरपाई कर ली गई है। अब ईरान अब डिफेंसी के बजाय अटैक मोड में नजर आ रहा है। वो खुद को डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि अब चाह रहा है वो अटैक करना। ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान को ओमान के साथ मिलने से ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने पहले ही ओमान को बमबारी कर उड़ा डालने की धमकी दी है। ओमान ने ट्रंप को हमले के लिए भड़काया। ईरान के साथ ओमान की बिग डील। हॉर्मुज़ पर ट्रंप के दावे फुस। ईरान चैंपियन। जो नहीं देगा टोल उसे छोड़ेगा नहीं ईरान। ما هم در مسیر ورود در واقع کامل سمت ما هست و هم بخشی از مسیر خروج در آبهای سرزمین جمهوری اسلامی ایران در واقع ये युद्ध अब ट्रंप के बस का नहीं रहा, क्योंकि अब न उनकी धमकी से कोई डर रहा है, न ही उनके खौफनाक हथियारों का किसी को डर है। ईरान तो ईरान, ओमान जैसे देश ट्रंप को भाव देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ट्रंप ने कह रखा है कि अगर ओमान ने ईरान से दोस्ती की तो उसे बम से उड़ा डालेंगे। मगर ओमान ने हॉर्मुज़ पर ईरान की साइड ले ली है। ओमान ने ट्रंप की B-2 बम वर्षक वाली वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया है। उधर ईरान ने पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर की भारी बेइज्जती कर उन्हें बेरंग इस्लामाबाद का रिटर्न टिकट थमा दिया है। 24 घंटे के अंदर टूट गया डीलर मुनीर का ड्रीम। ईरान ने की बेइज्जती, गैम्बलर से नहीं होगी डील। मुनीर के फेल होने पर बौखलाए मिस्टर ट्रंप। ईरान ट्रंप से सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं। जिन एजेंट को ट्रंप इस मिशन का जिम्मा दे रहे हैं उन्हें ईरान गैम्बलर बताकर भगा दे रहा है। मतलब ये कि ईरान अपनी शर्तों पर सुपर पावर को कठपुतली बनाकर नचाना चाहता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाकर उसकी हालत खराब कर दी है। US military has re-established a physical blockade of Iranian oil in the Gulf. Very little, possibly no tankers at all with Iranian oil have reached the global markets. And so it has been going on for 6 weeks. And as we know, oil is the lifeline of the Iranian economy. हालांकि ईरान ट्रंप को झटका देने वाले बयान से पीछे नहीं हट रहा। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अब उनकी सेना की ताकत डबल हो गई है। ईरान मिलिट्री के मुताबिक अमेरिका के हमलों के खतरे से बचाने के लिए डिफेंसिव पोजीशन के बजाय अब अटैकिंग पोजीशन की तैयारी कर ली गई है। ईरान ने युद्ध के आखिरी दौर में कई प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन किए और जॉर्डन में यूएस बेस पर ईरानी हमला यूएस हमलों के लिए एक असरदार रोकथाम थी। आकरा मीनिया ने दावा किया है कि अगर कोई अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसता है और उसे पकड़ा जाता है तो उनकी सरकार उसे फाइनेंशियल इनाम देगी। ईरान ने युद्ध में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान की पूरी भरपाई कर ली है। 6 महीने से जारी युद्ध में अब ईरान नए मिलिट्री इक्विपमेंट से लैस है। ईरान की फायर पावर बढ़ गई है। ईरान ने युद्ध के विस्तार का भी इशारा किया है। बहुत जल्द पेजेश्कियन और पुतिन की मीटिंग फाइनल होनी है, क्योंकि युद्ध के 6 महीने पूरे हो रहे हैं और ईरान अब वेट करने के मूड में नहीं है। छह महीनों से युद्ध, 6 के 6 महीने ईरान पड़ा भारी, लेकिन 7वां महीना ट्रंप जीतेंगे या बचेगा ईरान?
अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई के 6 महीने हो रहे हैं। ट्रंप ने पूरा जोर लगा लिया, ट्रंप ने हर हथियार चला लिया, ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंधों की मिसाइल दाग दी, ट्रंप ने ईरान को नर्कलोक बनाने की धमकी दे रखी है। लेकिन ईरान उतना ही मजबूत बना हुआ है, ईरान उतना ही खूंखार बना हुआ है, ईरान उतना ही अजेय बना हुआ है जितना फरवरी 2026 में था। अली खामेनेई ने जैसे अमेरिका से टक्कर ली, वैसी ही जिद मुस्तफा खामेनेई ने दिखाई है। ईरान के लिए अब माहौल ज्यादा फेवर के बने हुए हैं। खाड़ी देशों में ईरान का रुतबा बढ़ने लगा है। ईरान को नए नए पार्टनर मिलने लगे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ओमान ने ट्रंप की धमकी को नजरअंदाज कर ईरान से डील फाइनल कर ली है। ईरान और ओमान ने हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू करने के लिए एक नए रूट पर लगभग सहमति बना ली है। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से तेल गलियारों को लेकर बातचीत चल रही है। ईरान और ओमान ने जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशन कॉरिडोर बनाने पर चर्चा की। ईरान ओमान ने नए रास्ते से बारूदी सुरंग हटाने पर भी सहमति जताई है। خروج هم یعنی از خلیج فارس به سمت دریای عمان، اون هم یک مقداری از این مسیر وارد آبهای سرزمینی ایران میشه و مابقی هم در آبهای سرزمینی عمان. این یک تغییر کاملا ईरान प्लस ओमान ने ट्रंप की टेंशन दोगुनी कर दी है। दोनों देश हॉर्मुज में ऐसा ऑयल रूट बना रहे हैं जहां दोनों की इजाजत के बगैर कोई गुजर नहीं पाएगा। हॉर्मुज में ये रूट जहां पर हैं, अब उसकी डिटेल देखिए। युद्ध शुरू होने से पहले हॉर्मुज को एक ही समुद्री रास्ता माना जाता था। जहाज तय रास्ते से गुजरते थे। उनका रास्ता बंदरगाह, जहाज के समझौते और सुरक्षा को देखकर तय होता था। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध भड़कने के बाद यहाँ दो अलग रास्तों की बात होने लगी। एक ईरानी रास्ता, ये हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से में ईरान के तट के पास है। ये लारक और केश्म आइलैंड के करीब से गुजरता है। आगे ईरान के बंदरगाहों और तेल टर्मिनलों तक जाता है। दूसरा ओमानी रास्ता, ये हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में ओमान के करीब है और ईरान के तट से दूर है। अमेरिका इसी रास्ते से जहाजों को गुजरने पर जोर देता है। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में चलने वाले कई कमर्शियल जहाज भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों रूट पर ईरान ने ओमान के साथ मिलकर कंट्रोल कर लिया तो फिर ट्रंप के होश उड़ सकते हैं। که تا در واقع اگر این تفاهم با عمان اجرایی بشود باید به مدت 30 تا 60 روز با عمان مذاکرات بکنیم، از جمله اینکه مسیر دائمی و پایدار رو هم با هم تفاهم بکنیم که این رو جایگزین همون مسیر رو تقریبا 58 ساله بکنیم. ईरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज में अब किसी भी सैन्य जहाज की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। ओमान ईरान के इस फैसले के साथ है, लेकिन ट्रंप ने जो धमकी दे रखी है उसका क्या? क्या ओमान की जुर्रत का जवाब ट्रंप नहीं देंगे? सुन लीजिए ट्रंप की वो घोषणा जब उन्होंने ओमान को बमबारी कर बर्बाद कर डालने की चेतावनी दी थी। No, I don't think they behaved very well, but we'd handle them very easily, just like we do other things. इस बीच अमेरिका ने खौफनाक मिसाइल को वॉर में टेस्ट करने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिकी नौसेना ने AIM-424 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मेलिस का फर्स्ट लुक रिलीज किया है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जंगी जेटों पर तैनात करने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी मिसाइल पावर के मामले में चीन की PL-15 मिसाइल कोसों आगे मानी जा रही है। पहली बार मेलिस मिसाइल को नेवादा में टेलहुक कन्वेंशन में प्रदर्शित किया गया था। AIM-424 मेलिस मिसाइल 250 समुद्री मील यानी 463 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के टारगेट को तबाह कर सकती है। इसे खास तौर पर घात लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान पर अमेरिकी फोर्स विस्फोटक हथियारों की लॉन्चिंग के लिए रेडी है, मगर फिलहाल ट्रंप ईरान पर हमले का ऑर्डर नहीं दे रहे, क्योंकि वो
खाड़ी देशों में अपनी टीम को सॉलिड बना रहे हैं। ट्रंप ने सीरिया से सपोर्ट के लिए उसे अपनी बैड लिस्ट से बाहर कर दिया है। अमेरिका ने अब दुश्मनों की लिस्ट में सिर्फ 3 देशों को रखा है। ट्रंप की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट में अब सिर्फ 3 देश हैं। पहला ईरान, दूसरा क्यूबा और तीसरा किम जोंग उन का उत्तर कोरिया। अमेरिका के कट्टर विरोधी देशों की इस फहरिस्त में अब उन देशों की भी गिनती की जाएगी जो ईरान को मदद पहुंचा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक बैन लगाने के साथ उन देशों को धमकी दी है जो ईरान से कारोबार करते हैं। जाहिर है जिसने भी ट्रंप की बात नहीं मानी उस पर वो फायर होंगे, लेकिन चीन और रूस ट्रंप की धमकियों को सीरियसली लेने के मूड में नहीं दिख रहे। पजेश्कियन और पुतिन के बीच होने वाली मीटिंग इसका प्रमाण है। पुख्ता तौर पर यह भी ट्रंप को पता है कि ईरान से युद्ध में उनकी जीत अब नामुमकिन हो चुकी है, इसलिए विनाशकारी हथियारों की टेस्टिंग की नौबत आती दिख रही है। तो देखिए, पीओके और बलूचिस्तान में बगावती विद्रोह से पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेचैन हो गए हैं। मुनीर के ऑर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर पीओके में निरहत्थे लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अंदरूनी विद्रोह से परेशान हो चुका है पाकिस्तानी, और ऐसे में हुक्मरान एमरेजी से युद्ध के लिए तैयार है। और अब तभी तो पाकिस्तान में तुर्की और चीन की सीक्रेट विमानों ने खुफिया सामान उतारा है। तो वहीं पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मक्का समझौते को गंभीरता से लेना चाहिए, जब तक ये साफ न किया जाए कि ये समझौता भारत के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान का कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी फेल हो जाते हैं। दरअसल ट्रंप बैकडोर से ईरान से डील करने के लिए बेचैन हैं और इसके लिए उन्होंने आसिम मुनीर के हाथों ईरान को ऑफर भेजा है। लेकिन अब खबर यह है कि अचानक मुनीर ईरान का दौरा खत्म करके पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं। खबर यह मिल रही है कि मुनीर ने ईरान के सामने कुछ सीक्रेट ऑफर रखे हैं, जिन्हें ईरान ने ठुकरा दिया। सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात की कोशिश पर पानी फिर गया और 2 दिन का दौरा करीब 1 दिन में ही खत्म हो गया। मुनीर शहबाज सोच रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर देंगे तो एक बार फिर कटोरे में कुछ कर्ज की भीख पड़ जाएगी, लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह अलग बात है कि मुनीर को अमेरिका और ईरान का मामला सुलझाने से पहले पाकिस्तान की हालत पर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि उनसे पाकिस्तान की हालत ही नहीं संभल रही। चले हैं अमेरिका ईरान की डील कराने। तस्वीरें देखो। पीओके और बलूचिस्तान के बागियों ने मुनीर को छठी का दूध याद दिला दिया है। पीओके से नई तस्वीर आई जिसमें लोगों की आवाज दबाने के लिए वादी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जवाब में लोगों ने पत्थर उठा लिए। दरअसल फायरिंग से पहले पीओके में प्रदर्शन हो रहा था। सड़कों पर टायर जल रहे थे और लोग मुनीर की सेना के खिलाफ
नारे लगा रहे थे। रावलाकोट में भी मुनीर एंड कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, जिसे तानाशाही माइंडसेट वाला पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष भला कैसे बर्दाश्त करता। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और पाकिस्तानी रेंजर्स ने लोगों की आवाज को दबाने के लिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके को दहला दिया। नाशियाना, नाशियाना। लेकिन लाख जुल्म के बावजूद पीओके के कश्मीरी झुकने को तैयार नहीं है। बड़ों को तो छोड़िए, शहबाज और मुनीर के खिलाफ बच्चे भी बोलने से पीछे नहीं हट रहे। एक छोटी बच्ची को सुनिए कैसे उसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को सच का आईना दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं 3 क्लास की तुलबा हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ लेकिन स्कूल बंद है। मुझे अपने स्कूल की बहुत याद आ रही है। और ये जो जालिम हुक्मरान है, क्या हमें दहशतगर्द बोलते हैं? क्या मैं भी दहशतगर्द हूँ? वो जो आपने कोटली में 2 साल की बच्ची मारी थी, क्या वो भी दहशतगर्द थे? अब जो भी नई तारीख शुरू करते हैं, आप उसको दहशतगर्द का लक़ब दे देते हैं। जो बाहर के लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज हमारी आवाज उठाएं। शुक्रिया। बलूचिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार मुनीर की सेना को टारगेट कर रही है। कलात में बीएलए ने आईडी ब्लास्ट किया और पाकिस्तान की सेना के 6 जवानों को मारने का दावा किया। बीएलए ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। बताया जा रहा है कि हमला 18 अगस्त को हुआ था। बीएलए के लोगों ने पाकिस्तान की सेना की एक चौकी को निशाना बनाया था। हमने सिर्फ अपना हक मांगा था, जिसे आप लोगों की अदालत में दहशतगर्दी समझा जाता है। आप लोग हमें राशन नहीं पहुंचाएंगे तो क्या हम भूखे मर जाएंगे? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है और वही हमें रिस्क देगा। जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकता है, वो हम कश्मीरियों को भी रिस्क दे देगा। और अपने हुकूक मांगना अगर दहशतगर्दी है तो हाँ, हम हैं दहशतगर्द। अब हमारी यूनिवर्सिटी CMH हमें सऊदी अरबिया वालों ने बना के दिया है। बॉयज डिग्री कॉलेज हमें दुबई वालों ने बना के दिया है, जिसपे इनकी गंदी रेंजर्स ने कब्जा किया हुआ है। हम किधर जाएं कश्मीरी? इस बीच खुर्रम में हुए हमले, धमाकों और फायरिंग के बाद बलूचिस्तान में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटे बलूचिस्तान के लिए संवेदनशील हैं। दरअसल मुनीर की सेना बलूचिस्तान के लोगों को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रही है। लोगों को टॉर्चर किया जाता है। जो आवाज उठाते हैं उनको गायब कर दिया जाता है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान की संसद में मौजूद कुछ नेताओं ने शहबाज सरकार से अपील की कि वो बलूचिस्तान के लोगों पर रहम करें। लगातार आपको दिखाई जा रहे हो, ये पुलिस की बगैरत के बच्चे लगातार फाइट कर रहे हैं। यानी 4 सूबों का पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। शहबाज शरीफ से सरकार और असीम मुनीर से फौज संभल नहीं रही, जिसकी वजह से फिर यहीं से तेज हो जाता है पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जब जब वो फंसता है, भारत के खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है और एक बार फिर वही हो रहा है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब पाकिस्तान का ड्रोन देखा गया है। ये पाकिस्तान को तुर्की से मिला TB2 ड्रोन था, जो भारत की तरफ निगरानी कर रहा था। ड्रोन का फ्लाइट पाथ जम्मू और सियालकोट के बीच ट्रैक किया गया। बॉर्डर के करीब ड्रोन ट्रैक होने के बाद भारतीय एयर डिफेंस को अलर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान की नई साजिश को भारत की पहली निगरानी ने एक्सपोज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस में 19 से 21 अगस्त के बीच 60 घंटे के दौरान तुर्की और चीन के मिलिट्री प्लेन्स उड़ान भरते नजर आए। यही नहीं, ये मिलिट्री प्लेन कई बार पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम एयरबेस पर इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में मिलिट्री प्लेन्स की लगातार उड़ान पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहने वाले सामान्य मिलिट्री एयर ट्रैफिक से हटकर नजर आए। इससे पहले इस लेवल पर मिलिट्री एक्टिविटी पाकिस्तान में लंबे समय से नहीं देखी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की और चीन के इन मिलिट्री प्लेन्स के जरिए ड्रोन और दूसरे हथियार पाकिस्तान पहुंचाए गए। दावा किया जा रहा है कि तीनों अड्डों पर चीन और तुर्की के मालवाहक विमानों का 60 घंटे के दौरान आना जाना जारी रहा। तुर्की और चीन से पहुंचे मिलिट्री प्लेन पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास नूर खान एयरबेस पर उतरे।
इसके अलावा कराची के मसरूर एयरबेस पर भी मिलिट्री प्लेन लैंड हुए और चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी प्लेन लैंड होने की खबर है। इसके अलावा तुर्की की तरफ से C-130 हरक्यूलिस और A-400 एटलस विमानों से सामान पहुंचाया गया। इनकी कई उड़ानों को सैन्य कॉल साइन के साथ ट्रैक किया गया। चीन की तरफ से Y-20 ट्रांसपोर्ट विमान से सामान आया। विमानों में क्या था इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ कयास है कि पाकिस्तान में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम सप्लाई किए गए हैं और ड्रोन की सप्लाई रात के अंधेरे में की गई ताकि सैटेलाइट ट्रैकिंग से गतिविधियों को छिपाया जा सके। और यह किसी से छिपा नहीं है कि घर में सुई तक नहीं बना पाने वाला पाकिस्तान किस हद तक हथियारों के लिए चीन पर निर्भर रहा है। और पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने माना भी था कि उसने पाकिस्तान की मदद की थी। अब जो नई खेप आई है उसमें AI गाइडेड केमांग के क्रूज मिसाइल, बारखता TB2 और अंकिसी ड्रोन शामिल हैं। इनके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने में भी मदद की है। बारखता TB2 निगरानी और हमला दोनों में इस्तेमाल होता है। करीब 24 घंटे उड़ान भर सकता है। करीब 150 किलोमीटर कम्युनिकेशन रेंज और लेजर गाइडेड हथियार ले जा सकता है। अंकिसी ड्रोन TB2 से बड़ा और ज्यादा ताकतवर है। करीब 1.3 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। 24 घंटे से ज्यादा उड़ान की क्षमता है और भारी हथियार ले जाने में सक्षम है। जबकि केमांग के क्रूज मिसाइल जिसमें AI से टारगेट पहचानने की क्षमता है। यह मिसाइल ड्रोन से भी लॉन्च की जा सकती है।